हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज आपका दिन है, आपकी कॉल्स, लेकिन एक छोटा सा इशू है जिस पे हमें एक्सप्लेनेशन भी देनी है। बड़ा शोर आज उठा है कि सेनेट ने इलेक्शन बिल 2017 पास कर दिया है और अब वो वापस नेशनल असेंबली में जाएगा। कुछ तरामीम उसमें की गई और बड़ा नैरो मार्जिन से पास हुआ। 39 सेनेटर्स ने इस बिल के हक़ में वोट दिया, 38 इसके ख़िलाफ़ थे। इस बिल में एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल शिक शामिल की गई, मुतनाज़ा, जिसके तहत एक जो बार थी या एक जो आप उर्दू में सर उसको क्या बोलेंगे, शिक 203, जिसके मुताबिक कोई भी ऐसा बार ही, हाँ, कोई एक रुकावट थी, चले कानूनी रुकावट के कोई ऐसा शख्स जो डिस्क्वालीफाई हुआ हो कोर्ट से, वो किसी भी सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता। अब ये शिक जो है, ये इलेक्शन रिफॉर्म बिल में शुरू से है, 3 साल हो गए इसको। माशाल्लाह किसी की नज़र ही नहीं पड़ी इसके ऊपर। वो नेशनल असेंबली से भी पास होकर सेनेट में आया, सेनेट में भी बड़े बड़े तुरम खान बैठे हैं, तो वहाँ पर भी ये पास हो गई। नैरो इस वजह से पास हुई कि ऐन वक्त पे एतजाज़ अहसन ने को भिनक पड़ गए। उन्हें कहा ये क्या है ये, तो उसके ऊपर सारे चौंक गए कि जनाब ये क्या है, बात करें। इसी दौरान क्या हुआ कि जो सेनेट चेयरमैन हैं रज़ा रब्बानी, वो वॉकआउट करके चले गए किसी बात पर गुस्से में। उनके पीछे PTI वाले भी निकल गए। तो उसके बाद उन्हें वोटिंग करा दी, क्योंकि लॉ मिनिस्टर जाहिद हामिद ने ये कहा कि ये शिक जो है ये ज़ियाउल हक ने शामिल की थी, उनको जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नाअहल कराने के चक्कर में। तो उन्होंने कुछ ऐसा गेम खेला, उस पर वोटिंग हो गई। अब क्योंकि नून लीग की अक्सरियत नहीं थी तो ख्याल यही था कि पास नहीं होगा, लेकिन वो पास हो गया। अब सबकी उसके ऊपर नज़रें आई कि यार ये कौन है। फिर पता लगा कि 3 पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने भी इसके हक़ में वोट किया, और उसमें टॉप लीगल ईगल फ़ारूक नाइक साहब भी शामिल हैं, रुबीना कायम खानी हैं, और वो जो तीसरे हैं फ़तेह मोहम्मद हसनी। इस तरह करके वो अब पास हो गया। अब बहस ये चल पड़ी, इमरान खान साहब ने खौफनाक ट्वीट किया कि जी नून लीग ने अपनी करप्शन को बचाने के लिए, जो कि बात सही भी है कि ऐसी एक कॉन्ट्रोवर्शियल वो पर्सन स्पेसिफिक, लेकिन मसला ये कि खान साहब को ये नहीं पता कि उनकी जमात के अरकान भी इन कमेटियों में इस शिक को जो है वो ओके करते आए हैं। अब वो कैसे हो गया, ये खान साहब को मेरे ख्याल में अपनी पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहिए। उस पर खासे लोग कह रहे हैं कि जी ये पार्लियामेंट जाएंगे तो कुछ इनको पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि ये पास हो गया है, अब लॉ बन जाएगा, तो बहुत मुश्किल होगी इस शिक को हटाना। तो मतलब नवाज शरीफ PMLN की लीडरशिप कंटिन्यू रख, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रीदर होगा उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और ख्याल यही था कि सियासत से वो पार्टी की लीडरशिप को कैसे कायम रखेंगे, या एक वो किसी भी एक फादर फिगर के तौर पर बगैर कोई ओहदा लिए सिंबॉलिक जो है वो लीड करेंगे। लेकिन इस अमेंडमेंट से अब उनको एक मौका मिल गया है, और नून वाले तो इस वक्त जिसको कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये सालों से ये शिकस्त 3 सालों से, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि पैनामा वर्डिक्ट के बाद ही ये चीज़ ऑपरेशनल होती है ना। तो क्या आपका कहना है कि अगर PTI के मेंबरान जिन्होंने वॉकआउट किया, अगर वो वॉकआउट नहीं करते तो इस बिल को डिफीट किया जा सकता था? बिल्कुल। वेल देन मैं क्या कह सकता हूँ इसके बाद? आपको कुछ इस पे कहना है सर? कहना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि चूंकि आज स्कॉलर्स डे है, मैं ख्याल है लेट्स गो तो अब उनका हक भी रखा जाए। कामरान अली साहब हैं हमारे साथ, और यकीनन कोई ना कोई शेर व शायरी से ही आगाज। तो कामरान अली साहब से ही बात कर लेते हैं, नवाब शाह से हमारे साथ हैं। जी कामरान भाई। चांद पे जाके उन्होंने तो अलम गाड़ दिए और सुए चरख उबारे भी न छोड़े हमने बैठे इस फिक्र इकबाल को दोहराते रहे कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अमेरिका बहादुर जब चाहता है रेमंड डेविस को पाकिस्तान से लेकर चला जाता है, जब उसका दिल करता है वो पाकिस्तान में ड्रोन अटैक कर देता है। अब मेरा सवाल ये है कि कुलभूषण यादव को कब पाकिस्तान से बाइज्जत बरी किया जा रहा है? जैसे ही पता चला आपको बता देंगे। हाँ बिल्कुल, डेफिनेट। हुमा याकूब साहिबा है कराची से। जी हुमा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल का हमने आपका प्रोग्राम देखा, कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। मेरा सवाल इसके बाद है, पहले मैं वसतुल्लाह साहब को खराज तहसीन दूंगी कि कल उन्होंने बहुत बेहतरीन तज्जिया किया। उनके तज्जिए में छुपे हुए हम एक एक पहलू से बहुत अच्छी तरह हर चीज को समझते रहे और समझ में आ गया पूरी तरह। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो उनका लहजा और अंदाज है बहुत ही खुद साख्ता है, जिसके अंदर हर चीज इतनी वाज़ेह होती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। आप जो सोचते हैं और हम जो सोचते हैं वो बहुत कुछ एक जैसा हो जाता है। जी जी। सवाल मेरा आप तीनों से एक ये है कि कहा जाता है कि उर्दू बड़ी फसी और बलीग जुबान है। लहजा जो है वो अल्फाज का मफहूम बदल देता है। हमारे मुल्क के अंदर हमारी अशराफिया कह लें या हमारा तालीम याफ्ता तबका कह लें, वो अपने आप को तालीम याफ्ता जाहिर करने के लिए या अपने स्टेटस को बहुत ज्यादा बताने के लिए, बढ़ाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल बेदरेग करता है। क्या हम एहसास कमतरी, बरतरी, खुद पसंदी का शिकार है या हम अपनी जबान को अपनाना ही नहीं जानते? मेरा आपसे ये सवाल है, आप तीनों से। शुक्रिया। आप मेरा तो ये ख्याल है कि जो ये कह रही हैं वो कमोबेश दुरुस्त है। हमारे यहाँ समहाउ जो है माशरे में एक ऐसी चीज़ बन गई है कि अंग्रेजी बोलेंगे। तो सदियों की कॉलोनाइजेशन के बाद यही होगा। हाँ, तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई। अच्छा। वो अब से कोई ये जो इनका हुमा साहिबा का पॉइंट है जी कि अंग्रेज़ी का कॉम्प्लेक्स 30-40 साल पहले तक ये बहुत ही वैलिड पॉइंट था, जेन्युइन पॉइंट था। अब मसला ये है कि हम उर्दू कहाँ बोलते हैं। हम तो उर्दूश मिंग्लिश वो बोलते हैं और कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी खिचड़ी पक रही है। और दूसरा ये है कि अंग्रेज़ी अगर बोल रहे हैं तो देखें, जो हम अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं ना, हाँ। मेरा ख्याल है कि इससे कोई बेहतर इंतकाम हम नहीं ले सकते। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, आखिरकार कोहिनूर हमारा काम भी निकल रहा है। लेकिन काम तो निकल, लेकिन हमारा काम निकल रहा है, लेकिन जो हम उनकी जबान की टांग तोड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल इससे बेहतर इंतकाम तो नहीं ले सकते। हम लोग जब पढ़ा करते थे स्कूल कॉलेज या उसमें, तो उर्दू की इतनी तैयारी नहीं होती थी। आजकल सबसे ज़्यादा ट्यूशन्स भी उर्दू की हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को मुश्किलात भी हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में कम अज़ कम जो है उर्दू में उतनी अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जो कौमें ग़ुलाम रही हैं, हाँ, ये उनका प्रॉब्लम है बेसिकली कि उनकी ज़बान और वो फिर वो कॉम्प्लेक्स, तो वो एक मिक्सचर सब बन जाता है। अब आप देखें कि जो ब्रिटिश गोरा है, ऐसा नहीं है कि वो जब अंग्रेज़ी बोल रहा हो तो उसमें स्पेनिश की मिलावट कर देगा या अरबी की मिलावट कर देगा या टर्किश के अल्फाज ले आएगा, इल्ला ये कि कोई टर्म हो। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग ग़ुलाम रह चुके हैं, हम ममालिक, हमारा अपना एक मसला है, ये नफ्सियाती मसला भी है। नहीं, देखें, मतलब ज़बानों को मिलाने में कोई, मेरी नज़र में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़बानें इवॉल्व, लेकिन किसी कायदे के तहत मिलाया जाए, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, ये जाहिर, वरना मिलाना तो जहालत है, वरना तो ये है मसला। इमरान खान साहब हैं कराची से। जी इमरान भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, काफ़ी दिनों के बाद मेरी कॉल मिली है, मुझे एक आधा मिनट दे दीजिएगा, मैं बोल लूँ। एक तो क्योंकि सर बहुत ज़्यादा मायूसी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से तो सर हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि हम सच नहीं बोलते और ना सच सुनना चाहते हैं। सही बात। सबसे पहले सर ये कि पाकिस्तान में कोई सिविल गवर्नमेंट आनी चाहिए जो मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत हो। ठीक है ना सर, हम गाली तो जो कोई भी खराबी होती है हम सिविल गवर्नमेंट को दे लेते हैं, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। अदलिया भी सर हमारी बस आज़ाद वहाँ तक है कि अब जिन उनकी मर्जी के फैसले करती है तो आज़ाद है, वरना 26 साल के बाद सर कोई शख्स छूट जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बेगुनाह है और उसका इंतकाल भी हो चुका होता है। अच्छा, दूसरी बात सर ये है कि लाहौर 120 के अंदर इलेक्शन के अंदर ये हाफिज सईद साहब की पोस्टर लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई है, सर किसी को नजर नहीं आ रहा। फिर अगर अब ये कहते हैं कि हम अपना घर साफ कर लें तो कुछ लोग नाराज होते हैं, तो दुनिया को सर क्या नाबीना है, उनको नजर नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। वो चंदे भी ले रहे हैं, लेकिन यहीं पर हम कराची के अंदर 16 तारीख को पूरा अजीजाबाद घेर लेते हैं, अभी कुछ होता भी नहीं है, लेकिन वहाँ 1 महीने तक सर पोस्टर लगे रहते हैं, कलरन तंजीम से इलेक्शन लड़ रही है। हैरत की बात है सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज सच बोले। और आप सकते ना, ठीक है, आप ज्यादा नहीं बोलता मैं, क्योंकि कुछ
आपको कहेंगे कि आप ज्यादा ही हाँ, क्योंकि आइंदा आपने भी कॉल करनी होगी और हमने सुननी भी होगी। मसला ये है कि वो मतलब यहाँ पर सच बोलो तो कौवा काटता है। हाँ हाँ, उल्टा नहीं है। सही बात क्या है, कह सकते, क्या बात कही, क्या देख लो। क्योंकि कौवा कहीं काट ना ले, लिहाजा वक्फा ले। हाँ, वक्फा। एंड वेलकम बैक। अफसोस की बात है कि ब्रेक के दौरान हमें कॉल आई तबरेज हबीब की, और बात करते हुए पता चला तबरेज हबीब साहब की उम्र है सिर्फ 8 साल की। अनफॉर्चुनेटली हमारा शो देखते हैं, पता नहीं क्योंकि मेरा ख्याल है कि बच्चों को टॉक शोज नहीं देखने चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा है तो अनफॉर्चुनेटली उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो तबरेज बेटा, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज कॉल बैक, वी वुड लव टू टॉक टू यू। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उन्होंने हमारे पेज को लाइक भी किया। हमारे पेज को लाइक भी किया। दैट इज ट्रू। एंड हमारे पास कॉलर भी हैं, आप बताएं कौन है? मंजूर शहदाद कोट से। जी मंजूर साहब। हेलो 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 जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। जी हेलो जी फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसतुल्लाह खान साहब, आपके प्रोग्राम में किसी भाई ने सिंध कोटा सिस्टम के हवाले से बात की थी, तो उस हवाले से मैं भी चंद बातें करना चाहता हूँ। करें। हम भी मेरिट पे यकीन रखते हैं। सिंध रूरल और सिंध अर्बन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर उसके लिए फिर हुकूमत को पूरे सिंध का तालीमी निज़ाम जो है ना वो एक करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो तालीम कराची की है वही तालीम घोटकी कंबर समेत पूरे सिंध की होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। और जैदी साहब, ऐसा नहीं कि सिंध रूरल में कंपटीशन नहीं है या सिंध रूरल के कैंडिडेट्स कम्पीट नहीं कर सकते। आज भी आप CSS के रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको सिंध रूरल पे कंपटीशन ज्यादा मिलेगा बनिस्बत सिंध अर्बन के। तो इससे ये नहीं है कि सिंध रूरल का कैंडिडेट्स जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है, तालीमी निज़ाम पूरे सिंध का एक हो जाता है, तो बिल्कुल फिर ये सिंध अर्बन और सिंध रूरल का कॉन्सेप्ट। ये तो लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट खुद को ही कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बजा है। जिस चीज़ के ऊपर ये कोटा सिस्टम बनाया गया था वो यही था कि सारी जो है नौकरियां वो अर्बन सिंध में ना बात होती है लेवल प्लेइंग फील्ड। हाँ, 73 के आइन में था ना कि 10 साल की मुद्दत थी कि कोटा सिस्टम में एट पार आ जाएगा। फिर वो 10 साल को कितने से ज़रब दे दी गई? 4 से तो एटलीस्ट ज़रब दी जा चुकी है। कोटा सिस्टम प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आज का जो तालीमी मयार देखा जाए अर्बन और रूरल का, वो सरकारी स्कूलों और इदारों की हद तक तो माशाल्लाह एक हो चुका है। कराची में भी तालीम का लेवल वही लेवल पर वहाँ पे है, तो उस लिहाज से एक मसावत हो गई है। और अब मसला ये कि पॉलिटिकल विल, अब ये नहीं करेंगे कि जी वो करें। अफर्मेटिव एक्शन की भी एक हद होती है ना, कि उसको ये चलाना चाह रहे हैं अब पॉलिटिकल गेन के लिए, इसलिए कि ये एक पॉलिटिकल बात हो गई है। तो वो तालीमी निज़ाम को ना वो मुतमईन होंगे कि एट पार हो गया है, और ना ये कोटा सिस्टम ख़त्म होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधाना चाहिए। ये होता है ना कि जी कोई टेम्परेरी मेजर को लगाया जाता है कि जब तक बराबरी फिर वो नहीं पॉलिटिकल होती, एक्सपेक्टेशन फिर वो पॉलिटिकल, और फिर वो स्टेटस को बन जाता है। हाँ। और स्टेटस को तब्दील करना आपको पता है कोई आसान काम नहीं। असल में सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब का भी यही प्रॉब्लम है। और बहुत जगहों का ये इशू है ना। अगेन पॉइंट है कि मतलब वो कहते हैं ना कि जी इक्वालिटी और इक्विटी में बहुत फर्क होता है। अगर किसी का कद कम है और आप उन सबको एक ही कुर्सी में बैठा दोगे तो जाहिर है कि वो आगे नहीं देख सके। फिर इसमें फ्रॉड भी शुरू हो जाते हैं। डोमिसाइल चेंज करके आ जाओ। हाँ, मसलन बलूचिस्तान के डोमिसाइल पे मैं जानता हूँ 2-3 लोग इस्लामाबाद में रहते हैं सर, बहुत लोग हैं। लेकिन जो मंजूर साहब बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स ऑफ कंपटीशन में रूरल सिंध के आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ऑल द वे, हाँ, मतलब आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू वर सेइंग कि मतलब थोड़ी सी इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन लगती है। मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मकसद ये था कि मतलब इस एटमॉस्फेयर में भी वो फिर भी compete कर सकते हैं। तो अगर
इक्वल सिस्टम हो और उसी मयार की तालीम उनको भी हासिल हो तो फिर वो आउटकम। लेकिन देखो मयार तो उस हुकूमत ने ही बनाना है, जाहिर है वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि हमने बनाया। नहीं वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा, और ये कोटा सिस्टम तब की याद है जब सरकारी स्कूलों में 80-90% लोग जाते थे और सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। अब तालीम जो है वो शिफ्ट हो गई है प्राइवेट सेक्टर को, तो अब वो डायनामिक्स ही चेंज हो, तो कोटा सिस्टम उस लिहाज से भी ये होता है ना कि ये एक रेलिक होता है जी, बाप दादे के ज़माने से हम लेकर इसको चलते आ रहे हैं, अब कौन इसको हटाएगा, यही मसला होता है ना जी। जी खौला वलायत साहिबा हैं लाहौर से। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आई एम रियली ऑनर्ड टू टॉक टू यू थ्री गाइस, आई एम अ बिग फैन। थैंक यू सो मच। सर एक टॉपिक जो हम हमेशा से बात होती है यहाँ भी, ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया पे, एक ऑनलाइन जंग जारी होती है, वो पीटीआई के फॉलोअर्स के दरमियान और बाकी लोगों के दरमियान होती है। तो उनका एक बड़ा जाहिर सा क्वेश्चन होता है कि बाकी जमातें क्या करती हैं जो हम नहीं करते, या जो हम करते हैं वो बाकी नहीं करते। तो उस ज़मन में एक थोड़ा सा हम अपने प्लेटफॉर्म पे जब बैठ के बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें किन इश्यूज पे आगाह होना चाहिए जिनसे हम आगे फर्दर लोगों को एजुकेट कर सकें। तो हमें सवाल पूछने की आदत नहीं है, हम अपने घरों में सवाल नहीं पूछते, हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे सवाल नहीं पूछते, हम अपने लीडर्स से सवाल नहीं पूछते, हम अपनी पार्टीज के अंदर सवाल नहीं पूछते, हम कौमी असेंबली के अंदर सवाल नहीं पूछते, हमें आदत नहीं है। तो जब हम ये आदत डाल लेंगे तो फिर हमें इस दफ़ा शायद ये सोचना चाहिए कि बजाय ये कि हमें पॉलिटिकल लीडर्स टफ टाइम दें, हम उनको टफ टाइम दें और उनसे सवाल पूछें कि आप प्लेट में क्या लेके होना तो यही चाहिए जो आप कह रही हैं। लेकिन जिस तरह का इस वक्त माशरा है, जिस तरह की नैरो माइंडेडनेस है और टॉलरेंस लेवल जिस तरह का है, इस वक्त इस टेम्परेचर में किसी से भी सवाल पूछना, चाहे घर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, सवाल पूछना झगड़े की कुंजी है। झगड़ा सर अगर इस तरह कर लिया जाए कि हम सवाल रट लें, क्योंकि हमें शायद बचपन से सवाल रटने की आदत है, तो शायद वो भी आसानी हो जाएगी। अगर हम इमरान खान साहब से कुछ बेसिक सवाल पूछ लें, क्योंकि आप तब्दीली का नारा लगाते हैं, बाकियों से सवाल देखिए, सवाल पूछने की ट्रेनिंग होती है पहली जमात से, जब टीचर खुला छोड़ देता है स्टूडेंट्स को कि आप अपने तौर पे सोचें और जो सवाल हो वो करें, ये ना सोचें कि किस तरह का सवाल है। लेकिन यहाँ तो पहले दिन से ही गला घोंट दिया जाता है, इस पे बात होगी, इस पे नहीं होगी। तो उस कौम की जब ट्रेनिंग ही नहीं होगी सवाल पूछने की, तो फिर वो सवाल के नाम पे तकरीर ही करेगी और आपका मसला रहेगा। बड़े होके माशरे में भी आती है, और अल्लाह भला करे सोशल मीडिया का। दूसरी बात है कि हमारा सवाल कम होता है, अटैक ज्यादा होता है। 100 में से कितने सहाफी हैं जो टू द पॉइंट सवाल करते हैं? नहीं, वो तकरीर बदल, पहले अपना मौका पेश करेंगे, फिर अपनी तकरीर करेंगे और फिर एंड में सवाल पूछेंगे और खुद ही भूल जाते हैं कि सवाल क्या करना चाह रहे हैं। और कभी-कभी तो सवाल के अंदर ही अपना जवाब बार याद आ जाता है, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वजीर आजम को जो कवर करते हैं, जब वजीर आजम पहली दफ़ा ओथ लेके आते हैं तो पहला सवाल ये होता है, आप गुर्बत ख़त्म करेंगे? जैसे वो कहेगा नहीं भाई मैं तो नहीं करूँगा। कौन सा साहबी जिसका आप नाम नहीं लेना चाह रहे? आपके दोस्त हैं, फिर आप मेरे फिर झगड़ा करवाते हैं, खुद साइड पे निकल। देखिए, अगर तो सारे जाफर नहीं है तो फिर आप नाम ले सकते। हाँ फिर आप ले सकते हैं। हनीफ खालिद। हाँ फिर ठीक, चलिए। आदिल ईडन वाला है डेनमार्क से। हाँ आदिल हमारे फॉर्मर कॉलीग हैं। आदिल ईडन वाला, हाउ आर यू आदिल? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुबशिर साहब, you actually recognized me. I also recognized you यार, इसने पहले बोल दिया था। You also recognized me first. अच्छा, एक्चुअली इट्स बीन, मैं आप लोगों का शो यहाँ कोपेनहेगन में भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे आप लोगों का भी शो बड़ा देखा जाता है। कोई बेहतर काम नहीं है कोपेनहेगन। डेनमार्क में जो जर्नलिज्म का मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड हियर, स्पेशली इन स्कैंडिनेविया में, क्योंकि अब तो यूरोप का भी बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है। मेरा एक्चुअली कॉल करने का मकसद ये था कि आप लोग पाकिस्तान में ऑब्वियसली बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिस्कोर्सेस, बहुत सारी इश्यूज, I mean it's immensely, लेकिन एक जो टॉपिक आई थिंक एज अ मीडिया पर्सन माई सेल्फ और एज अ मीडिया इंस्टीट्यूट योर सेल्फ, मैं एक बात जो सीखी है यहाँ से वो शेयर करना चाहता हूँ, पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कोर्स के हमें एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्चुअली बी एबल टू क्रिएट प्रोसेसेस, ड्यू प्रोसेसेस, उसकी अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार खुद होना चाहिए और उसको प्रोसेस आगे तक लेकर जाना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं मेक्सिको की, हम एग्जांपल देखते हैं स्पेन की, हम एग्जांपल देखते हैं इवन कोलंबिया की, ड्रग वॉर्स हो रहे हैं वहाँ, बहुत चीज़ें हो रही हैं।
लेकिन उनके जो जर्नलिस्ट थे, डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, उन्होंने मालूमात और इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा अपने आप को रीचेक कर ही आगे पहुंचाई। और 2 और 3 स्टोरीज हैं that actually created immense difference around the world, और even the societies। आज आप कोलंबिया का देखें, ड्रग वॉर पाब्लो एस्कोबार ने पूरी कौम को खत्म कर दिया था, लिटरली खत्म कर दिया था। लेकिन उनके कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने आज तक उसको अच्छी खबरों को आगे तक लेकर गए। टिल टुडे द कॉन्सेप्ट द कोलंबियन स्पिरिट इज अराइव, और मतलब दे कुड नॉट रूइन इट। आज पाकिस्तान की, आपको मैं सच्ची खुदा की कसम बताऊं, यहाँ पे इतने जबरदस्त पाकिस्तानी लोग हैं, सिर्फ उनका नाम होता है कि आप पाकिस्तानी हैं, बात ही बदल जाती है। एंड दोज पाकिस्तानीज हु आर लिविंग अब्रॉड, दे एक्चुअली मेक, यहाँ पे कितने रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी है। किन्होंने दुकानों का नाम लिखा हुआ है इंडियन कपड़े, पाकिस्तानी है। बांग्लादेशी नाम लग देते हैं। एंड दिस इज, एज अ पाकिस्तानी न्यूज पर्सन माई सेल्फ, आई फील सो बैड। एट द सेम टाइम हम भी ये दुनिया का हिस्सा है, पाकिस्तान एक दुनिया का हिस्सा है, पाकिस्तानी एक इंसान है, अशरफ मखलूकात है, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। The excellence of human being is so much। एक एंडलेस पेन है, हम तक पहुंच गए हैं कि ये कितनी तकलीफ की बात है। जो भी हम में से बाहर रह चुका है वो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच आदिल ईडनवाला के आपने कॉल की और बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की है। थैंक यू अगेन। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, जो कि हमारा आइडिया है। जब भी डिस्कोर्स शुरू होता है तो हम कहते हैं पहले ब्रेक ले लो। नहीं, मतलब 11:30 पे चलनी होती है न्यूज़ अपडेट्स। क्या होगा? वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। SA मुस्तफ़ा साहब हैं कराची से। जी मुस्तफ़ा साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात दरअसल ये है कि हम सिर्फ तारीफ सुनने के आदी हैं, हम तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते जी, और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हम तरक्की नहीं कर पाते। मैं जाऊंगा जरा आपसे बात करूंगा। मुशर्रफ साहब ने भी एक बयान दिया है जो आजकल मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है जरदारी साहब के बारे में। बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि 1951 में जब लियाकत अली खान साहब को शहीद किया गया था, उनको जिसने गोली मारी थी, अकबर खान शायद नाम था उसका, सैयद अकबर, तो उसको भी मार दिया गया। उसके डेड बॉडी के साथ उसकी बोटियां बनाई गई, उसको जला दिया गया। अच्छा, उस जमाने में एक कुर्बान शाह साहब होते थे, IG पंजाब, जी जी, जिनको के देखिए उस जमाने में बलूचिस्तान में पॉलिटिकल एजेंट होते थे, गवर्नर जनरल के वो नुमाइंदा होते थे जी। लेकिन उसको, उस IG को बलूचिस्तान का वो क्रिएट किया गया गवर्नर, उसको वहाँ बना दिया गया गवर्नर। अब मैं आऊंगा इस तरफ कि मुर्तजा भुट्टो का जब कत्ल हुआ तो उस जमाने में शोएब संदल साहब यहाँ के DIG हुआ करते थे। उनको जब उनका कत्ल हो गया जी, लाश मिली 2 दिन के बाद, और शोएब संदल को बलूचिस्तान का वो बना दिया गया IG। हेलो, मेरे ख्याल, अरे हाँ जी जी जी, मुझे बात, आपकी आवाज कट रही है हुजूर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी करेक्ट करने की जरूरत है। हिस्टोरिकली आपने पता नहीं खुद पढ़ी हैं या आई डोंट नो या मुशाहिदा है। मसलन लियाकत अली खान का जो कातिल था सैयद अकबर, उसको कुर्बान अली जो है उन्होंने, मोहम्मद शाह इंस्पेक्टर था, उसको हुक्म दिया तो उसने गोली मार दी। अब ये मेरे लिए नई बात है कि सैयद अकबर की बोटियां बना दी गई, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। अच्छा, और मुर्तज़ा भुट्टो के बारे में आप फरमा रहे हैं कि 2 दिन के बाद लाश मिली, ये भी जाहिर है कि बराए मेहरबानी अगर सही पर्सपेक्टिव में अगर एनालिसिस करने की कोशिश की जाए ना तो हम भी इस काबिल हों कि कोई बात कर सकें। तो फैक्ट, लेकिन मेरे ख्याल है किसी पॉइंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन क्योंकि हाँ, लेकिन वो दायरा बड़ा लंबा सा हो गया, वो लंबा सा हो गया जी। हाँ, तो ये है। अच्छा, मोहम्मद असलम साहब हैं कराची से। तो
लेकिन मैं खाली एक पॉइंट की तरफ जा रहे थे। हेलो, पहले तो आप टीवी बंद कीजिए भाई। हेलो साहब, टीवी बंद कर देंगे तो प्लीज हमें भी आपकी आवाज आ जाएगी और आपको बाद में भी सुनाई दे जाएगी। हेलो जी फरमाइए मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है सर? बिल्कुल खैर। बस सर आप लोगों का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बड़ा कंटिन्यू देखता हूँ। बहुत मेहरबानी सर। और नेट पे भी देखते रहता हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। मुझे सिर्फ एक सवाल ये पूछना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का होगा क्या? ये सवाल का जो मंजूर खुदा होगा। पूरा पाकिस्तान केसेस तो चलेंगे। देखें 6 महीने की जो है डेडलाइन भी है, तो जो कुछ होना है 6 महीने में ही हो जाएगा। तो आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे। अब ये मॉडल टाउन वाली बातें भी हो रही हैं, ये एक और पहलू है, लेकिन एक थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस भी मिली है, जो अभी मुबशर शोज की शुरुआत में ही बात कर रहे थे। अगर दोबारा आप बताना चाहें तो कि जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए अपनी पार्टी का सरबराह रहना जो है वो दोबारा आसान हो गया। एक मुतनाज़ा जो कानून आज सेनेट ने पास किया है वापस भेजा है उन्होंने अप्रूव करके नेशनल असेंबली को, जहां उनकी अक्सरियत ऐसे ही एक सवाल छोड़ दिया था। आप लोग तो सीरियस ही हो। हम लोग ऐसे करते हैं, हम सवाल का जवाब देते हैं सर। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब। मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसिटिव नहीं इम्पोर्टेंट इशू है, उस पर आप लोगों की वो एक मशवरा है और राय है। आप 20 से 25 साल पहले जाएं कराची में, तो यहाँ पे हम खुद अपने वालिद साहब के साथ और खुद भी जूट की और कपड़े की बास्केट लेके जाते थे मार्केट में, और उसमें जो ग्रोसरी हमने करनी होती थी वो रख के लेके आते हैं। ठीक। अभी मैं जब आप शहर का राउंड मारे हैं तो जितने नाले हैं यहाँ पे कराची शहर में, प्लास्टिक के थैले, वो सब प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग से भरे हुए हैं, कंप्लीटली भरे हुए होते हैं। और ये वजह है कि सारे ब्लॉकेज होता है, और फिर जब स्पेशली जब मानसून का सीजन होता है तो पानी जो है वो ओवरफ्लो करके रेसिडेंशियल एरियाज में आता है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम फिर उसकी पूरी दुनिया में बैन हो चुका है, प्लास्टिक के बैग जो है पूरी दुनिया में बैन होता जा रहा है। सिर्फ ये यहाँ पे हमारे सफाई तो होती ही नहीं है, वो तो सिर्फ नाम की होती है। जब इतनी गंदगी है, आप लोग भी ये आवाज उठाएं, हम भी उठा रहे हैं कि ये पॉलिथीन बैग पे कंप्लीटली पाबंदी लगाएं, ताकि ये जो नाले ओवरफ्लो होते हैं, जहां जहां आप जाएं सिर्फ आपको पॉलिथीन बैग नजर आ रहे हैं, गंदगी से भरे हुए हैं। आपकी 80% गंदगी शहर की खत्म हो जाएगी। आप लोग भी आवाज उठाएं, असेंबली में भी उठे, और इसके ऊपर पॉलिथीन बैग पे पाबंदी लग जाए। सर आई एम विद यू। दूसरा मेरा सवाल है, नहीं 100% आपकी सही बात है। एक कॉल की थी आपको गंबर शदाद कोर्ट से, सीएसएस के बारे में वो बता रहे थे, मैंने भी अपेयर होने की कोशिश करी। आपसे सवाल क्या किए जाते हैं वहां पे वो पता है आपको? सीएसएस में नहीं बताए। आप जाके गवर्नमेंट ऑफिस में देखें कराची में, आपको शायद ही कोई कराची वाला मिले वहां पे, ढूंढने से मिलेगा, वैसे नहीं मिलता है। जितनी भी सीट्स हैं उसके सब इंटीरियर से ही आके बैठे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कोटा सिस्टम। ये मेरे 2 सवाल हैं, इस पे प्लीज अपनी। अच्छा, जहाँ तक पॉलिथीन बैग्स का सवाल है तो 100% बात सही है। अच्छा, अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्टली मुल्क का नाम याद नहीं है, मैं ख्याल है शायद कीनिया की बात हो रही थी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा फाइन उन लोगों ने लगा दिया वहां पर फॉर प्लास्टिक बैग्स। अच्छा, और ये कोई मतलब स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, ब्रिटेन की बात अच्छी खबर भी देना चाहता हूं। ये भी है। एक और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताऊं पॉलिथीन बैग्स के बारे में। पिछले रोज मैं पढ़ रहा था कि अगेन सीपेक जिंदाबाद, चाइनीज साइंटिस्ट ने इस्लामाबाद के कचरे के ढेर में एक फंगस ढूंढा है जो प्लास्टिक खा जाता है। अब ये बताने वाले ये दैट्स अ हेल ऑफ अ थिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इसमें मज़ाहिया बात ये है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स और सूबाई हुकूमतें कभी कभी हॉल उठता है ना, कोई अच्छा काम किया जाए तो कहते हैं जी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल खत्म करो। अच्छा, जो कारखाने हैं उन पे छापा नहीं डालते, उन्हें सेल नहीं करते, सरचश्मे पे बंद नहीं बांधते, दुकानदारों वगैरह कहते हैं नहीं कागज के बैग इस्तेमाल करो। तो अब इस तरह के नीचे छुपा लेता है। जी बिल्कुल, यही मसला है। तो ये है। अच्छा, लेकिन अब मेरा ख्याल है चीनी ही हमारी कुछ मदद करेंगे। फंगस जो है, ये मेरा ख्याल है फंगस अमंगस ही बेहतर है। फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि फंगस ज्यादा हो गई है, बैग खत्म हो गया। हाँ नहीं, और अब ये भी हो सकता है कि अब फंगस को भी तो खुराक चाहिए ना यार, मतलब बेचारे फंगस को भूखे मारोगे। अच्छा, मतलब ये तो तुम और वाला कुछ ये कोई है म्यूटेट करके गोश्त खाने लग जाए, फिर क्या होगा? ज़ॉम्बी। अगली बात जी, सॉरी कहाँ से?
शेख अशफाक पूरी, डेरा इस्माइल खान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख साहब। मोहतरम, मैं डेरा इस्माइल खान से शेख अशफाक पूरी कर रहा हूँ। जी हमें इल्म है। एक तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इस्लामी साल है और मुहर्रम और हराम का महीना खैर खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि अरबों रुपए हमारी पॉलिटी पे खर्च हो रहे हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट मुकद्दस इदारा है, इसके जितने भी फैसले हुए हैं उन पे अमल दरामद हुए हैं और हम रिटायर आदमी हैं। हेलो जी सुन रहे हैं सर। मैं और हम तकरीबन 54,000 रिटायर मुलाजमीन हैं PTCL के, जिनका 6 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि इन गरीब लोगों को पेंशन जो इजाफी मिली है 10% 6 सालों से हमें नहीं मिल रही है। मेहरबानी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल किया जाए और हम गरीब जो रिटायर मुलाजमीन है 54,000 पाकिस्तान में, तो हमें जो है 6 सालों से ये पेंशन इजाफी नहीं मिल रही। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, मेरे ख्याल में एक प्रोविज़न है कि आप एक दरख्वास्त लिख करके सुप्रीम कोर्ट को दोबारा कह दें कि आपके उस पर अमल नहीं हो रहा। ज़ाहिर 54,000 लोग हैं तो उसमें से 10-1,000 इस्लामाबाद में भी होंगे, तो वो खाली एक दरख्वास्त ही दे दें ह्यूमन राइट्स सेल में या रजिस्ट्रार साहब के नाम, तो आपकी ये मुश्किल हल हो सकती है और आई एम होपफुल कि ज़ाहिर है अदालत सुनेगी। मतलब 54,000 में से अगर 10 भी पिटीशन दे दें तो मेरा हर काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सज्जाद वाइन का लाहौर से। जी सज्जाद साहब। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं ये सोच रहा था कि अभी जो इलेक्शन हुआ है हमारे लाहौर में, उसमें जो भी रिजल्ट आया 44 लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया इसमें, जो कैंडिडेट थे। सवाल ये है कि अगर इतने लोगों ने हिस्सा ही लेना था तो जीतने वाले 1-2 ही सामने आए हैं जिन्होंने नुमाया वोट लिए हैं। तो बेहतर नहीं था कि अगर आप निजाम को ही चेंज करें, और आप शायद इस पर मुत्तफिक हों मेरे साथ कि मुतनासिब नुमाइंदगी से अगर इलेक्शन करवाया जाए और वोट शख्स की बजाय पार्टी को पड़े, और फिर उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आए, जो पार्टी जीते वो अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट में उसके मुताबिक नॉमिनेट करे और हुकूमत बनाए। ये जो तरीकाकार चल रहा है, इसमें सवाए धांधली के और फजूल खर्ची के और खाने पीने के जो भी लवाजमात हैं, इसके अलावा मुझे बताएं कुछ हो रहा है इन 40 मौजें अवाम की लग जाती है थोड़ी सी, तो क्यों इसको वो आप ख़त्म करना चाह रहे हैं बेचारों को? लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये जो बात कर रहे हैं इसमें भी बहुत मसले मसाइल पैदा होंगे। और हमने ट्राई किया हुआ है, हमने ट्राई किया हुआ है क्या ये मुतनासिब नुमाइंदगी खैर सेनेट में ऐसे तो हमने सेनेट का तो एक वो होता है, क्योंकि फिर आप मतलब वो किसी को भी पार्टी की चॉइस है ना, किसी को भी फेवर करना है उसको आके बिठा दिया, सो दैट इज आल्सो नॉट अ फेयर। लेकिन मैं जाती तौर पे मुतनासिब नुमाइंदगी के अगर मतलब लेसर ईवल के तौर पे अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सी लेसर ईवल है, तो मुतनासिब नुमाइंदगी का जो निज़ाम है वो इसके मुकाबले में मुझे लेसर ईवल लगता है। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की तो जरूरत है, थोड़ी सी तो है, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। मसलन आपने लिए 50,000 10 वोट और मैंने लिए 50,000 वोट, तो मेरे जो वोटर हैं वो क्या करेंगे भाई? नहीं तो अगर प्रोपोर्शनल होती और मैंने 5,000 वोट लिए, आपने 50,000 वोट लिए, तो आपका क्या बनेगा? मेरा इसलिए बनेगा कि हम दोनों MNA हो सकते हैं, इसलिए कि मेरी पार्टी मुख्तलिफ होगी और आपकी पार्टी मुख्तलिफ होगी। तो हम क्या हल्के को आधा कर देंगे? जब लिस्ट बनेगी, जब लिस्ट बनेगी तो उसमें नाम आ सकता है। मकसद ये कि जमहूरियत का मतलब है कि मैक्सिमम लोगों के नुमाइंदे बैठ के कोई फैसला करें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 70 से लेके आज तक जितनी भी इलेक्शन हुए हैं 42% से ज़्यादा टर्न आउट कभी भी नहीं रहा, चाहे मुनसिफाना हो या गैर मुनसिफाना हो। 60% जो वोटर हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। ये उन वोटरों का भी कसूर है, जो वोट नहीं देगा तो उनका क्या हो सकता है? लेकिन ये कि ये कोई अच्छी सूरत हाल तो देखो, इसको कहते हैं टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। और ये बात भी किसी मुल्क में मिक्स है, मुतनासिब नुमाइंदगी भी है, फर्स्ट पास द पोल भी है, किसी जगह मुतनासिब सिस्टम जो कहते हैं, हमें जो सूट करता है होना चाहिए। लेकिन ये निज़ाम बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इसका एक ही हल है, ब्रेक ले लो। ब्रेक टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक कॉलर्स डे। जोश खिताबत में मैं भूल गया था, पार्टियों को वोट पड़ते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम में, कैंडिडेट्स को नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है शायद कामरान कुरैशी साहब हैं, कामरान कुरैशी साहब हैं इस्लामाबाद से। जी कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं आपका प्रोग्राम बड़ा रेगुलरली फॉलो करता हूँ और बहुत एक वाहिद प्रोग्राम है मेरे ख्याल है जिसमें इंटेलेक्ट नजर आती है। एंड आई डेयर टू कॉल यू पीपल। थैंक यू। कोई बात किसी ऐसे फोरम पे चली जाती है जहाँ कुछ लोग किसी समझ की बात कर रहे हैं। दो बातें सिर्फ शेयर करना चाहता था जी। एक तो आपके प्रोग्राम का जो नाम है जरा हट के, तो उसमें एक मैं अपना एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ आप तीनों के बारे में। आई होप यू विल एंजॉय दैट। जी जी। उस पे मतलब है कोई फीलिंग ना रखे। नहीं जरार को खतरनाक बात करने वाली है ये, अभी मुझे लग रहा है। अब मुझे नजर आते हैं और बैठे भी उसी जगह पे हैं, प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव ही लफ्ज पे एंड कर दूंगा। और कोशिश उनकी ये होती है ज्यादातर सोशल मीडिया, आईटी और तमाम टूल्स के साथ, और कुछ हिस्टोरिकल डाटा को भी समटाइम्स लेके आ रहे होते हैं। मुबश्शिर जैदी साहब, आप बीच में मीडियोकर का रोल अदा कर रहे होते हैं। आप दोनों तरफ को बैलेंस आउट कर रहे होते हैं और बीच में ही बैठे। और वुसअतुल्लाह खान साहब थोड़े से ऑर्थोडॉक्स होते हैं और थोड़े से जिस तरह पुराने ब्यूरोक्रेट होते थे ना, जो स्नब कर देते थे किसी चीज पे, थोड़ा सा एलिमेंट ऐसा भी है उनमें। ये मैं बिल्कुल अपनी राय दे रहा हूं। बिल्कुल आपकी राय है। अच्छा, अब आगे थोड़ी सी बात कि मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता था जो इंसान की तशनगी होती है कोई भी। इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, एक ऐसा शहर है जहाँ पे ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की एक वैल्यू होती है ना इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो हमारे वोट की भी वही वैल्यू है जो शायद वो अगर शऊर नहीं है तो उसकी भी वही वैल्यू है। जैसे किसी ने कहा था कि वोटों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। सारी दुनिया जमहूरियत की बात करती है लेकिन कोई वोट तोलने की बात नहीं होती कहीं भी। खैर चलें, जो भी दुनिया में चल रहा है, हम तो फॉलोअर है ना बेसिकली। तो उसमें मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सोचने की बात है, कोई ऐसे शहर जहाँ इसी मुल्क में पढ़े लिखे लोग हैं, वो किन लोगों को वोट देते हैं? कोई तो वजह होगी कि वो लोगों से मुख्तलिफ क्यों हैं। मैं नहीं कहता कौन सी पार्टी या क्या है, लेकिन शायद जो पढ़ा लिखा तबका है कम से कम वो किसी उस जहन से जरूर सोचता है जो मुल्क के साथ मैं समझता हूँ कि कोई एफिलिएशन रखता है या उसके वेरी फ्रैंकली कामरान साहब, मुझे आपकी बात कतन समझ में नहीं आ रही। आप गोल गोल घूमने की बजाय डायरेक्ट बात कीजिए प्लीज। क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोगों का जाहिर है बात उन्हें जी कामरान साहब, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं बिल्कुल डायरेक्ट बात करता हूँ। पहली चीज तो उसी पे आ जाते हैं कि वोट तोलने या गिनने की बात, क्या आप उसको कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। एक किसी ने कहा कि वोट सारी दुनिया, इवन अमेरिका से लेके पूरा यूरोप, लेकिन अगर हम सोशलिस्ट कंट्री की तरफ जाएं तो शायद वो वोट को गिनने की बात नहीं करते, लेकिन वो भी कोई सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है। हमने कभी अपना तो सोचा ही नहीं ना। लेकिन आप पॉइंट क्या है, मतलब कि आपके ख्याल में ये जमहूरी निज़ाम ऐसा नहीं होना चाहिए, या पढ़े लिखों को और गैर पढ़े लिखों से अलग कर दिया जाए? मतलब क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो एक पॉइंट दे रहा हूँ ना, ये तो आगे इंटेलेक्ट लेवल, पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी इंटेलेक्ट लेवल तो आपका है, मैं कहता हूँ कि उस पर भी बात करें कभी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बात करेंगे। कामरान रिजवी साहब हैं इस्लामाबाद से ही। जी कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कामरान रिजवी है और मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहा, फिर वापस भी जाऊंगा। यहाँ आके मैंने महसूस किया कि जो कुछ भी है बहुत अच्छा माशाल्लाह हो रहा है, बहुत सी कोशिशें हो रही हैं काम करने की। मेरी एक तजवीज़ थी, मैं चाह रहा था कि आप लोग भी इस पर थोड़ी सी बात करें कि जितने हमारे मजहब में गुनाह हैं जी, और जिनकी हम थोड़ी सी मतलब ले लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं, यार ये तो बाद मर्ग की बातें हैं, जब अल्लाह के यहाँ पेश होंगे तो देखा जाएगा,
और हमें कैसे रसूल की और उसमें से मिल्लत में से उम्मत में से जो बख्शवा देगा। इज देयर एनी वे कि जितने गुनाह हम इनको पीपीसी के तहत कोई जुर्म करार दे दें, ताकि कम से कम इनकी सजा जमीन पे ही तस्वूर की जाए और लोग कुछ सीधा होने की कोशिश करें। फिलोसॉफिकल बात की है, बड़ी जबरदस्त। थैंक यू फॉर शेयर योर थॉट्स विद अस। वहाँ सजा जजा का फैसला करना है, वो यहाँ पर भी फैसला कर ही देता है, कुछ ना कुछ मकाफात अमल के तौर पर सामने आ ही जाता है। बिल्कुल, बेशक। अहमद खान साहब हैं झुड्डो मीरपुर खास से। जी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल 1 मिनट बचा है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाह रहा था कि जिस तरह से हमारे जीटी रोड के वजीर आजम सबको गालियां दे रहे हैं, अगर हमारा सिंध का कोई आदमी या कौम परस्त या पीपल्स पार्टी या नून लीग फंक्शनल लीग का ऐसे गालियां देता तो उसको छोड़ देते ये लोग। हाँ, छोड़ देते। सर वो देखिए, वो जो ईंटें बजाने वाला बयान था उसके बाद भी तो बच गए ना। हाँ वो बहुत बात है कि वापस नहीं आना पड़ा। हाँ नहीं तो ये मेरे भाई सियासतदानों की सियासतदान ही जाने, हम आप बैठ के बस ये बात ही कर सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है। और मेरा ख्याल में आज का वक्त ख़त्म हो गया। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। एक अंदाज़ा है कि वक्त ख़त्म हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।